हम सबको धोखेबाजों की कहानियां सुनना पसंद है, जिन्हें ठीक वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। जैसे बुरे बॉस का सबके सामने बेइज्जत होना या घटिया दोस्तों का पूरा भांडा फूटना। लेकिन ये बदले के प्लान और सोची समझी साजिशें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। फिर इस तरह ये और भी मजेदार बन जाती हैं। बुरे पापाओं से लेके जिन्होंने अपनी फैमिली को बेइज्जत करने की कोशिश की और मुंह की खा गए, इन धोखेबाजों को कर्मा ने अच्छी तरह से सबक सिखाया। समय है कुछ ऐसी बदले की कहानियों के बारे में जानने का जो सचमुच बहुत ही बुरी तरह से पिट गए। घटिया बॉस का छिचोरापन। क्या कभी आपका कोई घटिया बॉस रहा है? शायद उसने आप पर इतना काम लाद दिया हो कि आप उसे पूरा वक्त पर कर ही ना पाए हो, या फिर ऐसी चीज का इल्जाम आप पर लगा दिया हो जो आपकी गलती ही नहीं थी। अगर हाँ, तो ये अगली कहानी आपके लिए है। 2021 में एंड्रियास फ्लैटन ने जॉर्जिया के ओके लग्जरी ऑटो वर्क्स में अपनी नौकरी छोड़ दी। उसका कहना था कि वहां का माहौल बहुत ही खराब था, तो उसने वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन उसके बॉस माइल्स वॉकर ने उसकी आखिरी सैलरी देने से साफ मना कर दिया। जब माइल्स चुप्पी साध गया तो एंड्रियास ने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से बात की उन $915 के बारे में जो माइल्स पर बकाया थे। फिर कुछ हफ्तों के बाद एंड्रियास ने अपना दरवाजा खोला और अपने ड्राइववे पर सिक्कों का ढेर देखा जो तेल से सना हुआ था, और साथ में उसकी आखिरी सैलरी का चेक जिस पर बहुत ही गंदी गालियां लिखी थी। हैरान और परेशान होकर उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने बड़ी मुश्किल से हर सिक्के को फावड़े से ठेले में डाल दिया। तो उसने कॉइन स्टार नाम का एक सिक्का जमा करने वाली कंपनी से बात की। उन्होंने सिक्के जमा करने और उन्हें नोटों में बदलने के लिए हामी भर दी, लेकिन पूछा कि क्या वो इस अजीब वाकये के बारे में अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज डाल सकते हैं, क्योंकि ये आइडिया उनको बहुत ही अच्छा लगा था। एंड्रियास ने हाँ कह दिया बिना ज्यादा सोचे। लेकिन इस प्रेस रिलीज ने पहले लोकल फिर नेशनल मीडिया का ध्यान खींचा और सबने इस कहानी को कवर किया, माइल्स और उसके बिजनेस को जमकर बदनाम करते हुए। माइल्स ने एंड्रियास के बारे में अपनी कंपनी की वेबसाइट पर ढेर सारी गंदी बातें लिखकर प्रेस रिलीज को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन तभी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की नजर इस मामले पर पड़ गई। सिक्कों, प्रेस रिलीज और वेबसाइट पर की गई बदनामी को देखकर उन्होंने माइल्स पर कर्मचारी के खिलाफ गलत बदला लेने का मुकदमा ठोक दी। और जब वे माइल्स के रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे तो उन्हें पता चला कि वो अपने कर्मचारियों को ओवर टाइम सैलरी नहीं दे रहा था, जो कानून के हिसाब से जरूरी था। बस फिर क्या था, उन्होंने माइल्स को उन सभी कर्मचारियों को जिसने उनको ठगा था $40,000 का भारी भरकम बिल थमा दिया। माइल्स को पूरी रकम चुकानी पड़ी। ऊपर से नेशनल अखबारों ने उसकी बेइज्जती की कहानी भी छाप दी। उसके बिजनेस पेज पर 1 स्टार रिव्यू की बाढ़ आ गई। भाई लोग, ये तो वो टाल सकता था अगर उसने इतनी चीप हरकत और छिचोरापन दिखाने की कोशिश ना की होती तो। सगे भाई नहीं रहे लॉयल। ऐसा बहुत कम होता है जब आपको कोई ऐसी कहानी मिलती है जो ना सिर्फ रिलेशनशिप में धोखा देने की बात कबूल करती हो, बल्कि ये भी माने कि गलती मेरी थी। दोस्तों, मुझे एक ऐसी कहानी मिली है और ये बिल्कुल मसालेदार है। एक रेडिट यूजर जो अब डिलीट हो चुका है, मान लो उसका नाम मार्क है, उसने पोस्ट किया कि वो कार्ली नाम की एक लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था। शुरुआत में सब कुछ मस्त था, दोनों एक दूसरे का साथ देते थे और कार्ली ने तो मार्क के कुछ कर्ज चुकाने में भी मदद की थी। साफ है वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती थी। लेकिन फिर उनके रिलेशनशिप का मुश्किल दौर शुरू हुआ। उन्होंने बातचीत और थेरेपी से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने कारा नाम की अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा देकर इस सिचुएशन को डील करने का फैसला किया। मार्क ने कार्ली को उनके रिलेशनशिप खराब होने का इल्जाम दिया और उसे लगा वो धोखा देने में बहुत ही स्मार्ट है। उसने सारे सबूत जैसे कि टेक्स्ट और कॉल्स छुपा दिए ताकि कार्ली को कभी पता न चले। अब जरा सोचो उसकी धड़कनें कितनी तेज हुई होंगी जब एक दिन कार्ली ने उसे बिल्कुल शांति से बिठाया और पूछा कि क्या वो उसे धोखा दे रहा है। घबराहट में मार्क ने तुरंत झूठ बोला और सब कुछ नकार दिया, लेकिन कार्ली सिर्फ हंसी और बोली कि उसे लगा था कि वो सचमुच कबूल कर लेगा। वो बस उसे एक और मौका देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि कारा जो पहले से शर्मिंदा थी, कुछ हफ्ते पहले टूट चुकी थी और उसने कार्ली को उनके मैसेज दिखा दिए। फिर जब मार्क पूरी तरह से फंस गया, उसने कारा के साथ सब कुछ कबूल कर लिया। कार्ली ने सिर्फ कंधे उचकाए और कहा कि ठीक है, वैसे आज रात मैं और लुई बाहर जा रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते से उसे डेट कर रही हूँ। जब मैं वापस जाऊँ तो तुम्हें यहाँ पर तो नहीं रहना होगा। ये सुनकर मार्क का दिल धक से बैठ गया, क्योंकि लुई उसका बड़ा भाई था और सिर्फ यही नहीं, लुई फैमिली का लाडला भी था, वो जिसे सब प्यार करते थे। मार्क हमेशा उसके सामने इनसिक्योर फील करता था और अब पता चला कि कार्ली उसे मार्क के कारा वाले अफेयर का बदला लेने के लिए डेट कर रही थी। और यार, लगता है जैसे उसने सिर्फ हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन कार्ली को तो पता था कि वो कारा को ब्लॉक कर सकती है और उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। पर लुई और मार्क तो फैमिली थे, वो हर वक्त एक दूसरे के आसपास रहते थे। फैमिली इवेंट्स, बर्थडे सेलिब्रेशंस, और सबसे खराब बात, मार्क अपनी फैमिली को ये सब नहीं बता सकता था, क्योंकि वो जानता था कि इससे और बुरी इमेज बनेगी। कार्ली ने ठान लिया था कि मार्क कभी ना भूले कि उसने उसके साथ कितना गलत किया।
और उसका धोखा कितनी बुरी तरह उसी पर भारी पड़ गया। इसको कहते हैं फैमिली में धमाल मचाना। मार्क और माइल्स में से आपको लगता है किसका बदला सबसे ज्यादा गलत साबित हुआ है? चीटर मार्क के लिए उस लाइक बटन को ठोक दो और बुरे माइल्स के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को मारो। सब हो गया? बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे का हथियार। अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते तो वो है बंदूकें। मैं पूरा दिन बैठकर हथियारों पर भाषण दे सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन आज जब मैं रेडिट यूजर गोल्डन सिल्वर 61 की कहानी को बोलना चाहूंगा। 90 के दशक के अंत में गोल्डन बॉय एक स्काउट समर कैंप में काउंसलर था। उसका काम था कैंप की राइफल रेंज की डायरेक्शन देना। उसने बच्चों को साफ साफ बता दिया कि दी गई राइफल्स को कहां पर निशाना लगा सकते हैं, ऊपर या रेंज के नीचे, कभी किसी दूसरे इंसान पर नहीं। चाहे बंदूक भरी हो या खाली कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी किसी और पर बंदूक तानता उसे रेंज से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता। सारी चेतावनियों के बावजूद एक दिन एक बच्चे को लगा कि अपने दोस्त पर बंदूक तानना मजेदार होगा। गोल्डन बॉय ने दौड़कर राइफल छीनी और उस बच्चे को रेंज से बाहर कर दिया। पर वो बच्चा खुश नहीं था। वो गोल्डन बॉय पर चिल्ला रहा था और धमकी दे रहा था कि वो अपने पापा को फोन करेगा, जो एक पुलिस वाला था। गोल्डन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बच्चे का रेंज पास फाड़ दिया और उसे जाने को कहा। कुछ घंटों के बाद एक पुलिस कार कैंप में आई। बहुत ही गुस्से में दिखने वाला पुलिस वाला बाहर निकला। गोल्डन ने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। साफ लग रहा था कि ये उसके पापा ही है। ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन को डांटने वाले हों। पुलिस वाला गोल्डन के पास आया और चिल्लाने लगा कि उसे अपने बेटे का रेंज पास रद्द करने का कोई हक नहीं है और उसे तुरंत रेंज पर वापस आने दो। गोल्डन ने पुलिस वाले को बोलने दिया। जब वो आखिरकार रुक गया तो गोल्डन ने बस इतना पूछा, क्या आपके बेटे ने आपको बताया कि मैंने उसका पास क्यों फाड़ा? पुलिस वाले के पास कोई जवाब नहीं था और अचानक से बच्चा घबरा गया। गोल्डन ने पुलिस वाले पिता को बताया कि उसके बेटे ने अपने दोस्त पर राइफल तानी थी। पुलिस वाला गुस्से में लाल हो गया, लेकिन गोल्डन पर नहीं, अपने बेटे पर। उसने तुरंत पलटकर अपने बेटे पर चिल्लाया कि कार में बैठ जाए, क्योंकि कैंप में उसका समय खत्म हो गया था। फिर पुलिस वाले ने गोल्डन से बहुत माफी मांगी। अपने रोते हुए बेटे को लेकर चला गया। अरे यार, बंदूक का गलत इस्तेमाल करना, अपने पुलिस वाले पापा को शर्मिंदा करना। मुझे हैरानी होगी अगर उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए सजा ना मिली हो। पेनीज का बदला। यार, जो लोग पेनीज के साथ बदला लेने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि स्क्रिप्ट कितनी आसानी से पलट सकती, जैसा कि हाल ही में एक हारे हुए के साथ हुआ। 2021 में 18 साल की एवरी सैनफोर्ड ने एक कार को ट्रेलर के साथ अपने परिवार के घर की ओर आते हुए देखा। जैसे वो बाहर निकली, उसने देखा कि एक अनजान आदमी हजारों पेनीज को उनके लॉन पर फेंक रहा है। उसने अपनी मम्मी को बाहर बुलाया। मम्मी ने उस आदमी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने तंज मारते हुए कहा, ये तुम्हारी आखिरी चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट है। एवरी और उसकी मम्मी ने उसे सालों से नहीं देखा था। दोनों में से किसी ने उसे एवरी के पापा के रूप में पहचाना भी नहीं। एवरी ने जैसे ही 18 साल पूरे किए, वो अब चाइल्ड सपोर्ट के लिए हकदार नहीं थी। उस आदमी ने आखिर में $800 का पेमेंट पेनीज में उनके लोन पर फेंक कर दोनों को शर्मिंदा करने की कोशिश की और हंसते हुए गाड़ी चलाकर चला गया। ये बहुत ही गलत था। एवरी को लगा जैसे उसके पापा, जिसे वो मुश्किल से जानती थी, उसे जानबूझकर अपमानित करना चाहते थे। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा, चिंता मत करो, हम इसे अच्छे काम में बदल देंगे। उन्होंने सारे पेनीज इकट्ठे किए और हर एक पेनी को डोमेस्टिक एब्यूज शेल्टर को दान कर दिया। शायद इसका कुछ लेना देना था कि एवरी की मम्मी ने अपने क्रूर पापा को क्यों छोड़ा था। दान देने के बाद लोकल न्यूज चैनल्स ने इस कहानी को कवर किया। ये जल्दी नेशनल न्यूज बन गई। वहां हजारों लोगों ने एवरी और उसकी मम्मी का नेक काम देखा। शेल्टर में दान की बाढ़ आ गई। कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी दुनिया से शेल्टर को $47,000 का दान मिला। एवरी और उसकी मम्मी को हीरो की तरह दिखाया गया। लेकिन उसके पापा क्या हुआ? अरे यार, कई पत्रकारों ने उससे टिप्पणी के लिए संपर्क किया। उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने गुस्से में ऐसा किया। आखिरी चीज जो वो चाहता था वो थी अपनी बेटी और अपने बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ाना। लेकिन नुकसान हो चुका था। जब एवरी ने देखा कि उसकी मम्मी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की, उसने उनके बीच में सुलह की उम्मीद को भी ठुकरा दिया। उस आदमी ने न सिर्फ अपनी इज्जत खोई, बल्कि एक शानदार युवा लड़की को जानने का मौका भी गवा दिया। क्या गलती की है इस बेवकूफ ने। धोखेबाज की सनक। कुछ लोग गपशप करना बहुत पसंद करते हैं। वो किसी के भी निजी मामले में नाक घुसा देते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के जिन्हें वो अच्छे से जानते भी नहीं है। लेकिन इस अगले शख्स को शायद अब लगता हुआ कि काश उसने अपनी नाक उस मामले से दूर रखी होती जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। एक डिलीट हो चुके रेडिट यूजर, जिसे मैं अन्ना कहूंगा, ऑफिस में काम करती थी। वो अपने सहकर्मियों के साथ ब्रेक रूम में बातें करती थी। वो इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्हें धोखेबाज कितने नापसंद है। अन्ना भी सहमत थी, धोखेबाज सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। अचानक केन नाम का एक सहकर्मी, जिसे अन्ना ने पिछले साल प्रमोशन में पछाड़ा था, अन्ना उसे अच्छे से नहीं जानती, पर केन गुस्से में चिल्लाया और बोला, अन्ना ढोंगी है।
अन्ना हैरान होकर पूछती है कि उसका क्या मतलब है। केन ने अपना फोन पूरे रूम को दिखाया जिसमें अन्ना की ऐसी तस्वीर थी। वो एक बार में एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़े हुए थे। केन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बदला ले लिया है, लेकिन अन्ना को यह सब बहुत ही डरावना लगा। वो तस्वीर उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड रूबी की थी, लेकिन उस रात उसने केन को वहां नहीं देखा था। तो क्या केन चुपके से उसकी तस्वीरें ले रहा था? ये सोचकर उसके माथे पर पसीना छूट रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मुश्किल से जानते थे। अन्ना ने रूम में सबको बताया कि हाँ, ये तस्वीर उसकी और उसकी पार्टनर रूबी की है। केन ने हंसते हुए चिल्लाया कि वो जानता है कि अन्ना साइमन नाम के लड़के को डेट कर रही है और उसे धोखा दे रही है। सबकी नजरें अब अन्ना पर थीं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने शांति से कहा कि हाँ, मैं साइमन को डेट कर रही हूँ और साइमन और रूबी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम तीनों एक साथ रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि हम पॉलीएमरस हैं। केन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अन्ना ने तीनों की एक साथ तस्वीरें दिखाई तो केन शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने बात को यह कहकर खत्म किया कि अन्ना की पर्सनल लाइफ में उसका कोई काम नहीं, लेकिन उसे केन का चुपके से तस्वीर लेना बहुत ही डरावना और गैर पेशेवर लगा, बिल्कुल पीछा करने जैसा। फिर वो रूम में चली गई। जाते ही उसे अपने सहकर्मियों को केन पर भड़कते हुए सुना। अन्ना ने तुरंत इस घटना की शिकायत दर्ज की और अपने काम में लग गई। उसने इस बारे में तो और नहीं सोचा जब तक कि एक हफ्ते बाद उसके बॉस का मैसेज नहीं आ गया। उन्होंने केन और उस घटना के बारे में कई लोगों से बात की। साफ था कि केन कंपनी के लिए सही नहीं था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, कभी कभी अपनी नाक अपने पास रखना ज्यादा बेहतर होता है मेरे भाई। अप्रैल फूल। भाई लोग, प्रैंक मजेदार हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब सबको हंसी आए। 2023 में यूके पोस्ट ऑफिस डिलीवरी ब्रांच के कर्मचारियों को प्रैंक सुनकर बिल्कुल हंसी नहीं आई। उस समय पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी पैसा बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे थे, क्योंकि घर के खर्चों की लागत उनकी कमाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय एक घोटाले ने पोस्ट ऑफिस कंपनी को हिला के रख दिया। एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को गलत तरीके से खतरे में डाल दिया गया, मतलब उनकी कमाई को गलत दिखाया गया। इसका मतलब था कि 900 से ज्यादा लोगों पर गलत मुकदमे चले और कुछ को जेल भी भेज दिया गया। हड़ताल और जांच के बीच माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था, इसलिए ग्लॉस्टर नॉर्थ की एक पोस्ट ऑफिस डिलीवरी ब्रांच के कर्मचारी बहुत ही खुश हुए जब उन्होंने देखा कि उनके मैनेजर ने एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर में दावा था कि कर्मचारियों को 11% की बैकडेटेड सैलरी हाइक मिलेगी। साथ ही साथ बाकी शर्तों की एक पूरी लिस्ट थी जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे। पोस्टर के दिशा निर्देश अनुसार कई कर्मचारियों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सैकड़ों अन्य कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। ये खुश होने का लगभग अच्छा बहाना था, लेकिन फिर उनको याद आया कि उस दिन कौन सी तारीख थी? 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे। ये एक बेतुके स्टाइल में एक मैनेजर ने हड़ताली कर्मचारियों पर मजाक करने के लिए ये पोस्टर बनवा दिया था। काश कि कर्मचारियों ने इसको मजाक में लिया होता और इसे हंसकर टाल दिया होता। खैर, जब ये इंटरनेट पर पहुंचा तो हजारों लोग इस बात पर गुस्सा हो गए कि एक तरह के हालात पैदा करना कितना गलत और बहुत ही घटिया मजाक था। ये बात अखबारों तक पहुंची और नेशनल हेडलाइंस में इस कहानी को छापा गया। आखिरकार रॉयल मेल के बड़े अधिकारियों को एक बयान जारी करना पड़ गया जिसमें उन्होंने खूब माफी मांगी। उस मैनेजर को भी, जो अब पूरी तरह से बदनाम हो चुका था, अपने व्यवहार के लिए उनको माफी मांगनी पड़ी। फिर भी लोगों ने मैनेजर को नौकरी से निकालने की मांग कर ही डाली। बाप रे! अब जब उसके सारे सहकर्मियों का उसके लिए जो भी सम्मान था वो खो चुका था। मुझे उम्मीद है कि उसे इसका मजेदार पहलू दिखाई दे गया होगा। बेबी फंस गया। बच्चों को बदलने की साजिश में शामिल करना पूरी तरह से नीच हरकत है। मैं ये बात उस शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जिसने ढेर सारी तगड़ी बदले की कहानियों पर वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर इनकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेकिन जब इस अगले अब डिलीट हो चुके रेडिट यूजर ने अपनी कहानी शेयर की जिसमें लगभग एक बच्चा शामिल था। यार, मैं आपको बता नहीं सकता, यह अविश्वसनीय है। डैन अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर स्टेसी के साथ 4 साल से था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो खुश थे। कम से कम डैन को ऐसा लगता था। फिर एक दिन स्टेसी अजीब व्यवहार करने लगी। उसने अपने फोन का पासवर्ड बदल दिया, घंटों दूसरों को मैसेज करती और अक्सर तथा कथित काम की मीटिंग से देर घर पे आती। दुख की बात है कि धोखा खाने की वजह से डैन संकेतों को पहचान रहा था। उसने सोचा कि स्टेसी उसको धोखा दे रही है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन जब वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटा तो उसे पता चला कि स्टेसी का सामान गायब था। उसने बिना एक टेक्स्ट के उसको छोड़ दिया। डैन टूट गया, लेकिन उसने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि उसका शक सही था। डैन अपनी जिंदगी जीता रहा, इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। फिर करीब 4 हफ्ते के बाद कुछ जबरदस्त कांड हुआ। यार, उसकी लॉटरी लग गई। ये कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं था, लेकिन इतना था कि वो अच्छी जिंदगी जी सके। उसने अपना छोटा सा अपार्टमेंट छोड़ दिया, एक शानदार नया घर लिया और एक प्यारी लड़की को डेट करने लगा। दोनों मिलकर परिवार शुरू करने की योजना बना रहे थे। तभी उनके ब्रेकअप के 7 महीने के बाद स्टेसी उनके दरवाजे पर आई, पूरी तरह से गर्भवती। उसने डैन पर हमला बोला, दावा करते हुए कि उसने लॉटरी की जीत उससे छुपाई। उसे पता करना पड़ा कि डैन है कहाँ, क्योंकि बच्चा उसका था। उसने कहा कि डैन ने उसे गर्भवती बनाकर अकेला छोड़ दिया।
अब पति के तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसे और उसके बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे, क्योंकि डिलीवरी बस 1 महीने दूर थी। पहले तो डैन इतना हैरान था कि कुछ भी बोल नहीं पाया। क्या उसने उसको नहीं छोड़ा था? और अब साफ था कि स्टेसी उसकी बड़ी लॉटरी की जीत सुनकर उसके पैसों के पीछे आ गई थी। लेकिन यहीं डैन ने उसकी शातिर योजना को 3 छोटे शब्दों से पलट दिया, लेकिन मैं तो बांझ हूं ना। अरे यार, जब डैन और उसकी नई पार्टनर परिवार शुरू करने की बात कर रहे थे, तब डैन को पता चला कि वो बांझ है। शुरू में वो दुखी हुए, लेकिन इसका मतलब 2 बातें थी। पहला, स्टेसी का बच्चा उसका हो ही नहीं सकता, और दूसरा, अगर वो जैसा कि दावा कर रही थी 8 महीने की गर्भवती थी, तो ये पक्का हो गया कि डैन के साथ रहते हुए वो धोखा दे रही थी। अरे स्टेसी घबराकर वहां से चली गई और फिर कभी भी डैन के दरवाजे पर नहीं आई। उधर डैन, उसकी अब पत्नी और उनके 2 गोद लिए हुए बच्चे पहले से कहीं ज्यादा खुश रह रहे हैं। SS स्नाइपर वुल्फ बनाम जैक्स फिल्म्स। अगर आप यूट्यूब पर मेरी तरह पुराने हैं तो आप शायद SS स्नाइपर वुल्फ यानी लिया शेलिस को जानते होंगे। गेमिंग और हैक्स वीडियोस पर रिएक्ट करने के जरिए उसने यूट्यूब पर 34 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए। टिकटॉक और यूट्यूब की ढेर सारी वीडियोस पर रिएक्ट करती हैं, आमतौर पर बिना ओरिजिनल वीडियो मालिकों को क्रेडिट दिए। इस वजह से दूसरे यूट्यूबर्स जैसे कि जैक्स फिल्म्स उसे आलोचना करते हैं। जैक्स फिल्म्स, जिसके करीब 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने लिया के रिएक्शन वीडियोस पर रिएक्ट किया, उसके स्टाइल की आलोचना की और बिना क्रेडिट दिए वीडियो लेने को उजागर किया। बात बिगड़ गई। लिया ने जैक्स पर ट्वीट्स की बौछार कर दी, उसे रिएक्ट करने के लिए ताने मारे। फिर जैक्स ने जवाब दिया, फिर लिया ने। यार, उनकी ऑनलाइन लड़ाई बहुत हो गई, लेकिन लिया ने इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया, और वो भी बहुत ही बेवकूफी भरे अंदाज में। वो जैक्स को असल जिंदगी में जानती ही नहीं थी, लेकिन उसने उसका घर का पता ढूंढ निकाला और बिना बताए उसके घर पहुंच गई। क्या उसने दरवाजा खटखटाया और बड़े लोगों की तरह अपनी लड़ाई सुलझाने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। बदला लेने के लिए उसने अपने 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को जैक्स पर घर की तस्वीर स्टोरीज पर पोस्ट कर दी और उसको डॉक्स कर दिया। डॉक्सिंग का मतलब है किसी की निजी जानकारी बुरे इरादे से उजागर करना। ऐसा कुछ जो इंटरनेट कम्युनिटी बहुत ही गलत मानती है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। लिया ने अपने 5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चलो बात करते हैं जैसा धमकी भरा मैसेज डालकर जैक्स का घर दिखा दिया। बहुत डरावना था। भले ही डॉकिंग गैर कानूनी नहीं है, इसे उत्पीड़न और पीछा करने के अपराधों के करीब माना जाता है। जैक्स इसे यूं छोड़ने वाला नहीं। हालांकि लिया की स्टोरी से तस्वीरें हट गईं, जैक्स ने इस मामले को और उछाल दिया। उसने एक वीडियो और कई ट्वीट्स बनाए जो वायरल हो गए। बड़े कमेंट्री यूट्यूबर्स ने लिया के इस कदम की निंदा की। लोगों ने यूट्यूब से संपर्क करके मांग की, लिया को जवाबदार भी ठहराया। आखिरकार यूट्यूब ने लिया के SS स्नाइपर वुल्फ्स चैनल को अस्थायी रूप से डिमोनेटाइज कर दिया, जिससे उसे हजारों डॉलर का नुकसान हुआ। पहले तो लिया ने अपने कदम का बचाव किया, लेकिन फिर अचानक पलट गई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। लेकिन नुकसान हो गया था। बैकलैश इतना जोरदार था कि उसने अपनी नई वीडियोस के कमेंट्स बंद कर दिए। जहां वो पहले हफ्ते में 4 से 5 बार वीडियो अपलोड करती थी, अब वो हफ्ते में सिर्फ 1 बार कर रही है। उसने अपनी इमेज को इंटरनेट पर विलन की तरह पक्का कर लिया, इसलिए सिर्फ क्योंकि वो जैक से बदला लेना चाहती थी। लगता है स्नाइपर का निशाना पूरी तरह से चूक गया। कैट कोरेन। आज के जमाने में नया लेखक बनना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है और अपनी किताब को उसी कैटेगरी के दूसरे नए लेखकों की किताबों से ज्यादा बिकवाना एक मुश्किल लड़ाई है। यही दबाव था जो 2023 में नई लेखिका कैट कोरेन ने महसूस किया। उनकी पहली फैंटेसी किताब क्राउन ऑफ स्टारलाइट कई अन्य नए फैंटेसी लेखकों की किताबों के साथ रिलीज होने वाली, लेकिन कैट को असुरक्षा महसूस हुई और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपनी किताब को बढ़त देनी है। किसी शानदार मार्केटिंग तरीके से नहीं, बल्कि अपने साथ ही नए लेखकों को नुकसान पहुंचाकर। उनके बुक रिव्यू वेबसाइट गुडरीड्स पर कई फर्जी गुमनाम अकाउंट्स बनाए। फिर उन्होंने उन लेखकों को निशाना बनाया जिनकी किताबें क्राउन ऑफ स्टार लाइन की कैटेगरी में थीं। उन्होंने हर किताब को 1-1 स्टार रिव्यू दिया। ये प्रक्रिया उन्होंने सैकड़ों बार दोहराई और कम से कम 20 किताबों की औसत रेटिंग को जानबूझकर कम की। उन्हें लगा कि वो बच निकलेंगे, लेकिन कनाडाई लेखक जिरान जे झाओ ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये फर्जी अकाउंट्स जो दूसरी किताबों को 1 स्टार दे रहे थे, क्राउन ऑफ स्टारलाइट को 5 स्टार की शानदार रेटिंग दे रहे थे। कैट इतनी घमंडी थी कि उसे लगा वो दूसरों को नीचे गिराकर अपनी किताब को ऊपर उठा सकती है। जिरान ने सारी जानकारी एक 31 पेज के गूगल डॉक में इकट्ठा की और कम्युनिटी के साथ शेयर की। उन्होंने एक ट्वीट में कैट पर रिव्यू बॉम्बिंग का इल्जाम लगाया, जो वायरल हो गया। कैट का प्लान पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, लेकिन सच कबूल करने के बजाय उन्होंने और गहरी गड़बड़ कर दी। उन्होंने एक काल्पनिक दोस्त लिली के साथ फर्जी चैट लॉग बनाया, जिसमें दावा किया कि उस दोस्त ने उनकी मदद के लिए ये सब किया। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। शायद उन्हें लगा कि कम्युनिटी इतनी भोली या बेवकूफ होगी कि इसे सच मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उनके झूठ को पकड़ लिया। इस विवाद के बाद कैट के पब्लिशर डेल रे बुक्स ने तुरंत ऐलान किया कि वो अब क्राउन ऑफ स्टारलाइट को रिलीज नहीं करेंगे। उनके एजेंसी ने उनको छोड़ दिया और बुक कम्युनिटी ने उनका बहिष्कार कर दिया। बेताबी में कुछ बचाने की कोशिश में कैट ने माफी मांग ली।
उन्होंने अपनी गलती मानी और खराब मानसिक संतुलन को दोष दिया। लेकिन बात यह है, जिन लेखकों को उन्होंने निशाना बनाया वो सभी रंग के लोग थे। उनकी माफी ऐसी लगी जैसे वो कह रही हैं कि दवा ने उन्हें रेसिस्ट बना दिया। क्या राइटर है यार। कैट तब से चुप है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए और 12 दिसंबर 2023 को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। बुक लविंग कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा उम्मीद करता है वो ऐसे ही चुप रहे। प्यार की तार। ब्रेकअप वाकई में बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है, मुझ पर भरोसा करो भाई। लेकिन कुछ ब्रेकअप दूसरों से ज्यादा दर्द देते हैं। जैसा कि महिला, जैसे हम एगोंग कहेंगे, उसने 2015 में कंबोडिया में जाना था। वो अपने बॉयफ्रेंड चान को कुछ समय से डेट कर रही थी, लेकिन जब उसकी फैमिली को पता चला कि एगोंग को गहनों की चोरी और अवैध पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने चान को ब्रेकअप के लिए मना लिया। एगोंग का दिल टूट गया, लेकिन वो बदला लेने पर अड़ गई। उन्होंने कुछ दिन का ब्रेक लिया, फिर चान के घर मिले और मोटर बाइक राइड पर जाने का फैसला किया। एगोंग पीछे पैसेंजर सीट पर बैठी। दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था, जो न सिर्फ दुर्घटना से बचाता था, बल्कि उस चीज से भी जो एगोंग करने वाली थी। रास्ते में उसने एक प्लास्टिक बोतल निकाली ताकि ये वीडियो यूट्यूब के नियमों से न हटे। एक हानिकारक पदार्थ था। उसने बदले की भावना से चान के सर पर वो पदार्थ डालने की कोशिश की, जबकि वो बाइक चला रहा था। अगर वो उसे नहीं पा सकती थी तो कोई और भी नहीं पा पाएगा। लेकिन एक समस्या थी, जब आप तेज रफ्तार से जा रहे हो, हवा के कारण लिक्विड को सही निशाने पर डालना बड़ा मुश्किल होता है। और संक्षेप में कहें तो वो हानिकारक पदार्थ उल्टा उसके अपने चेहरे पर आ गया। थोड़ा सा चान के चेहरे पर भी लगा और उसने तुरंत बाइक रोक दी। दर्द से चीखते हुए एगोंग वहां से भाग गई। चान को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने पुलिस में शिकायत की और जल्दी एगोंग की गिरफ्तारी के लिए एक गंभीर वारंट भी जारी हो गया। लगता है उसे कर्मा का पूरा डोज मिला। इनमें से कौन से बदले का प्लान आपको लगता है सबसे ज्यादा उल्टा पड़ा? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।